राइट, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि राइट नाउ सिनेरियो में हम लोग फ्लोर है ये, तो कितना भी हम लोग कैसे भी चीजों को देखेंगे, कितना भी स्मूथ दिखे, जो फ्लोर और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर प्लेस रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास हिल्स एंड वैलीज रहती हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हिल्स एंड वैलीज कोइंसाइड करेंगे, दे विल नेक्स्ट, है ना, दे विल कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो उस कंडीशन में जब आप उसको खींचने की कोशिश करते हो तो यू हैव टू मूव अक्रॉस दैट पर्टिकुलर हिल्स एंड वैलीज, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक लाइन लिख देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड in a direction opposite to that of relative motion between two objects। और मैंने अभी फालतू कॉम्प्लिकेट कर दिया, प्राइमरली हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन तो वहीं से हैंडल हो जाते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में आप गिवन फोर्स दे रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगी, वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन विल स्टे इन दैट पर्टिकुलर स्टेट until or unless an external force is applied on it। एक ऑब्जेक्ट को बॉल को रोल कराओ तो वो रोल करते रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसीलिए वो बॉल अपने वाइल इन मोशन रुक जाता है। ठीक है, वाइल इन मोशन थोड़ा टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो चीज रुक जाएगी। कूल इनफ, बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी रिलेटिव मोशन रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन की केस में ये रहेगा, देखिए एवरी, हम लोग फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो बात कर ली, समझा भी दिया। थर्ड लॉ क्या कहता है, जो रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सी अंडरस्टैंड दिस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ग्राउंड सरफेस पे हम लोग एक ब्लॉक प्लेस कर दें जिसका मास m है, ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है ना, ये वेलोसिटी है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो मैं इसका बनाता हूं इधर, ये लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, एफ 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 मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर समझो, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। ये जो एफ एफ लगाया है ये मैंने कहा लगाया रेड में, ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जो है वो रिलेटिवली इस तरफ मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं, है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। अब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर यहाँ पर ढंग से समझिएगा, इसका मतलब ग्राउंड सरफेस में देखा जाए तो रिएक्शन इधर बनेगा, लेकिन जब भी हम लोग कैलकुलेटिवली होते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम हमेशा वही लेंगे कि उस ब्लॉक पे किस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। समझ रहे हो, उस ब्लॉक पे किस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। कूल इनफ, एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ओके गुड। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स? ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कितना नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। सी इफ आई से कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रबर का बना हुआ है, और उसका वेट है 10 केजी, 10 न्यूटन, ठीक है, 10 केजी है। तो अगर 10 केजी उसका मास है, तो उस सिनेरियो में एक ऑब्जेक्ट 10 केजी का है, सेम मटेरियल का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट 100 केजी का है। तो अब आप बताइए किसको धक्का मारने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? सर 100 100 की। केजी। अब यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है, 100 केजी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का वेट डिपेंड करता है, मैटर करता है। हेंस सर तो वेट इज नॉर्मल डायरेक्टली रिएक्शन। प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फोर्स। नहीं, गलत टर्म है वो, वेट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। अगर एक मास m दिया हुआ है, अब इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है,
और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो वो कहता है फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स वो ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स प्राइमरली नॉर्मल रिएक्शन डिपेंडेंट है, हेंस एफ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खोल दी। हियर म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा, और बाकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। 0 से ज्यादा होना चाहिए, म्यू का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब नेगेटिव जीरो हो नहीं जाएगा, जाएगा। नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब तुम्हारे को हेल्प करने लग जाएगा टू मूव योर हेड, दैट नेवर हैपेंस, ठीक है। नहीं तो वो खुद ही मूव करने लग जाएगा, नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। 0 हो जाएगा तो स्लिपेज आ जाएगी। अब जैसे अब अभी अगर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूं कि भाई कई बार हम लोग स्लिप होने लग जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। होता क्या है, आपका म्यू का वैल्यू घट जाता है। अभी म्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके ये चीज समझाते हैं, ठीक है। नाउ म्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस कांटेक्ट, इसके ऊपर प्राइमरली डिपेंड करता है म्यू। और कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ पर कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट में, कुछ समझने वाला ही नहीं है और कोई चीज। म्यू जो है वो डिपेंड करता है कि भैया मटेरियल किसका बना हुआ है, ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, और किस सरफेस पे आप उसको प्लेस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई म्यू जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन का। फंडामेंटल क्वेश्चन एक हमारे पास समझ आया था। मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत ही बेसिक सा, ताकि आपको समझ आने लग जाए कि आप कैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल टू दिस क्वेश्चन, दिस कांसेप्ट इज, लेट्स से ग्राउंड सरफेस है, एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। मान लीजिए एक 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो इसको पुश करने वाला है। मान लो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ लेट्स से 100 न्यूटन। अब अभी तक आप क्वेश्चन करते आए हैं कि F इक्वल टू ma लग जाएगा, तो फोर्स 100 दिया हुआ है, मास 10 है, तो एक्सेलरेशन भी 10 आ जाएगा। सो वी नो दिस। लेकिन अब क्वेश्चन में एक आ गया ट्विस्ट। मान लो मैं कहता हूं म्यू इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट इज 0.5। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू कितना है बेटा, 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 100 न्यूटन, करेक्ट है ना, क्योंकि 10 kg का वेट कितना लग रहा है, mg कितना होगा 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा, बराबर। सर 50। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 15 न्यूटन। और हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी गिवन फोर्स, करेक्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हेंस हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, आपका गिवन फोर्स आगे की तरफ है, टग ऑफ वॉर सिचुएशन लगा दो, F minus FF is equal to MA. That implies 100 minus 50 is equal to 10 into A. Acceleration comes down to as 5 meter per second square. आई होप सबको समझ आया कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगानी है। गिवन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सर जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था रिलेटिव मोशन वाला, वो रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट वी आर गोना डील विद इट विद टाइम, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। यस प्लीज, यस सर सर जो हम क्या, फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, सर तो वो उतना ही नीचे को भी डाउन लगेगा
या उसका कुछ और है सर? उतना ही नीचे डाउन लगेगा. What is this? What does that mean? So force we are applying of 100 Newton, and sir नीचे mg is also 100 Newton only, so that is depending on force. That is no. That is coincidence यार. 5 kg होता है 15 न्यूटन नीचे लगता. Okay, good enough. Let's move ahead. ये होगी बात. How exactly basic questions of frictional forces gets applied, है ना? कैसे हम लोग कर रहे हैं. मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देता हूँ. ये एग्जांपल नंबर 1 था, देख लीजिए. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. दूसरा एग्जांपल आएगा. दूसरे एग्जांपल में काम करता हूँ मैं. एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ. मान लो देयर इज अ एंगल थीटा गिवन एज 37 डिग्रीज, लेट्स से. ठीक है. और इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ. ठीक है. ऐसे ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ. इसका मास भी लिख देते हैं 10 kg. अब यहाँ पर मैं धक्का मारने वाला हूँ दोस्तों. अगेन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन. लो भाई कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार हो गई, फिर से वही ले रहा हूँ. तो डाउट सॉल्व करने के लिए मैं 50 ले लेता हूँ इसको. ठीक है. 50 न्यूटन का वेट लगा रहा हूँ. नहीं अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ. 150 कर देता हूँ. 150 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया. ये फोर्स लगा रहा हूँ. अब मुझे बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ म्यू का वैल्यू यहाँ पर फिर से हम लोग 0.5 ही ले लेते हैं, जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. 0.5 ले लेते हैं. अब यहाँ पर देखा जाए, so what is the given force? So 150 newtons. Yes. And what is the weight? So let's try to understand this. तो 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है. करेक्ट है. इसके दो कॉम्पोनेंट बन जाएंगे. एक कॉम्पोनेंट ये बनेगा, दैट्स mg cos 37. करेक्ट है. एक नीचे की तरफ बनेगा mg sin 37 प्लस, क्योंकि आप आगे ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हो, देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द डायरेक्शन ओवर हियर. फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. अब यहां पर देखिए, ढंग से समझेंगे क्या आएगा बेटा. अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहूं तो वो आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन होगा 80. बिल्कुल. तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनाने वाले हैं. नॉर्मल रिएक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट mg Sir, cos why not 37. 100? mg cos 37. एक मिनट. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? Sir, how much force is down? Okay, got. सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन निकालना है. तो जितना एक्शन आएगा उतना रिएक्शन आएगा ना. नॉर्मल रिएक्शन है रिएक्शन. ठीक है. तो आप इंक्लाइन प्लेन में प्लेस कर रहे हैं, तो जितना वेट सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं उतना ही आपको बैकअप मिलेगा, वापस की तरफ मिलेगा. Yes sir. ये आ जाएगा 100 cos 37 4/5 that's 18 न्यूटन. अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 0.5 into 80. तो आंसर है 40 न्यूटन. तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया मेरे को. अच्छा, अब यहाँ पर जरा ढंग से समझिए. अब जरा कुछ नहीं करना, टग ऑफ वॉर सिचुएशन लगानी है. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे हम लोगों ने एंटायर चैप्टर किया. तो गिवन फोर्स माइनस एफ माइनस mg sin 37 is equal to ma. 150 minus 40 minus 100 into 3/5 So 60 newtons. Oh.
100 into 3 by 5. right? This becomes 20 at 60. So 150 minus 40 minus 60 is equal to 10 a. So 50 is equal to 10 a. Our acceleration comes down to be as 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया. समझ आया? इंक्लाइन प्लेन में क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बदल गया, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले बात बोली, तो प्राइमरीली एक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन है. तो भाई जितना आप फोर्स ग्राउंड पे लगाएंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. अब क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे था तो आपका नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो गया. वही चीज हम यहाँ पे आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं. समझ आया? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला? गुड. अब बात आती है, क्या ये म्यू का वैल्यू किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ऐसी इंक्लाइन प्लेन में प्लेस कर दो तो म्यू की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाती है? आई टॉक अबाउट इट. ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन म्यू? लो भाई, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, how to determine the value of mu. ठीक है, how to determine the value of mu निकालना है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? इनफैक्ट इसको आप एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बुला सकते हैं. एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बुला सकते हैं, कुछ भी बुला लो यार. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं क्या एग्जैक्टली है. देखो, इतना बात समझते हो? सॉरी. एक ब्लॉक एम है, ठीक है. अब इसको हमने इंक्लाइन प्लेन में प्लेस कर दिया. अब आप जानते हो क्योंकि उसका कुछ वेट है जो कि नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसका एक ही कंपोनेंट होगा. ये कितना होगा? mg cos 30 सॉरी cos थीटा. और एक फोर्स मतलब एक ही कंपोनेंट इस तरह लगेगा, वो कितना होगा? mg sin थीटा. सही है. अब हम जानते हैं सिर्फ आप किसी भी चीज को इंक्लाइन प्लेन में प्लेस करोगे तो नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए. करेक्ट है? वो कहां करना चाहिए? नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए. लेकिन अगर वहां पे कुछ फ्रिक्शन दी हुई है, मान लो आपको म्यू दिया हुआ है, तो म्यू फ्रिक्शनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स का होगा रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. करेक्ट? गिवन डायरेक्शन के ऑपोजिट में हमारे को फ्रिक्शनल फोर्स दिख रही है. ठीक है, एफ एफ हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एफ गाइस? दैट शुड बी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन और कुछ नहीं, कितना है? mg cos थीटा. तो म्यू mg cos थीटा, ये क्या आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आ गया. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये. ठीक है, अब मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका गिवन फोर्स मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो जाए. ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. करेक्ट है ना? समझ आ रहा है? वो नीचे जाना चाहता है लेकिन आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाना चाहती है, मतलब उसको रोकना चाहती है. तो जैसे ही एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तब तक ही है. इसके बाद क्या होगा? वो स्लिप कर जाएगा. ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, अब सिंपल बात है यार. अभी मेरे पास आई गॉट माय डायरी इन माय हैंड. ठीक है, अब मैं अगर इसके ऊपर ये बॉक्स प्लेस कर दूं, ठीक है, और इस डायरी को एक एंगल देना शुरू कर देता हूँ, इंक्लाइन करना शुरू कर देता हूँ. नहीं गिर रहा, 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 यहां तक नहीं गिरा है. सीधी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, नहीं गिर रहा, नहीं, अब गिर गया. इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एंगल आया जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा से छोटा पड़ गया. जैसे ही mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो जाएगा साथ में वो स्लिप कर जाएगा. ठीक है, सो दैट इंप्लाइज लास्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन से हम लोग इस
इस सरफेस का ऑन दिस पर्टिकुलर मतलब इस ऑब्जेक्ट का ऑन द पर्टिकुलर सरफेस म्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे मिलेगा? देखो ये mg और ये mg कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा। इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि किस एंगल पे है, वो एंगल है tan इनवर्स ऑफ म्यू। गेटिंग माय पॉइंट? और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। अब ये देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था इतना, यहां तक आ गया, काफी शार्प एंगल है। अभी देखिए अभी तक आ रहा है, इट इज सो शार्प, अब गिरा है। वही मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर देता हूं, लेट्स से मैं वॉल उठाता हूं, अब मैं अपने वॉलेट को रखता हूं, अभी अलग मटेरियल का बना हुआ। अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए, ये ज्यादा हो, लेदर है, देखिए आप, स्टार्ट कमिंग डाउन, मेरा कोई फ्रिक्शन, अब गिरा, राइट? तो हम लोग कितना स्टीप एंगल तक वो रुका हुआ है, अब गिरा। So this is how exactly we try to find out the mu. जितना एंगल उसको इंक्लाइन किया, उससे मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे वॉलेट का म्यू कितना है। समझ आया? That's known as angle of contact, या फिर how we are determining the value of mu. So tan theta से, ठीक है? बट डोंट वरी, ये जनरली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है यूज नहीं होता, बट पता होना चाहिए। Everyone getting my point so far? How exactly these things are working on? ठीक है? Good enough, good enough, very good guys. Next thing comes up as a push or pull, ठीक है? Which is easier if we are applying it at a certain angle. I'll come down to that concept. Everyone has noted this down? हमने नोट कर लिया? Right. So push or pull, which is easier? ठीक है? When applied at an angle, तो पहला आता है, हम लोग ये काम करते हैं, पुश के बारे में बात करते हैं। अब मैं ध्यान रखिएगा, मैं पुश करने वाला हूं एक एंगल से, मतलब ऐसा एक ब्लॉक है एम मास का, और मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे एंगल पे, ठीक है ना? ये फोर्स लगा रहा हूं एफ, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, कितना होगा ये? एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ बन जाएगा, वो कितना होगा? एफ साइन थीटा। इसका एम जी ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रहा है, तो बेटा टोटल लोड कितना लग रहा है नीचे की तरफ? एम जी प्लस एफ साइन थीटा, करेक्ट है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा, करेक्ट एवरीवन? ये लगे नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बेटा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि म्यू हम लोगों ने दिया हुआ यहाँ पर, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, दिस इज माई फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब मेरे एफ कॉस थीटा को जो फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है, उसको इतना फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं पुल करता हूं सेम एंगल के साथ, देखो जरा, मैं पुल करता हूं सेम एंगल के साथ, ये ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं एम वास का। अब इसको मैं पुल कर रहा हूं बेटा ऐसे, फोर्स एफ के साथ, सेम हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है,
कितना बना रहा है थीटा एंगल, तो ये क्या होगा, ये कॉम्पोनेंट का वैल्यू कितना होगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा साइन थीटा। अब इसका वेट mg नीचे की तरफ लग ही रहा है। अब बेटा ये समझ पा रहे हो ग्राउंड के ऊपर जो एक्शन है वो कंपैरेटिवली कम नहीं हो गया, क्योंकि mg माइनस एफ साइन थीटा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो चुका होगा। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा mg माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है बेटा म्यू एन, इसका मतलब आपका अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एफ एफ कॉस थीटा तो उतना ही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स उतनी है, लेकिन सिंस फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई है तो मुझे कंपैरेटिवली कम फोर्स चाहिए टू मूव इट, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो मतलब मुझे कम फोर्स चाहिए टू मूव इट, दैट इंप्लाइज व्हाट, दैट इंप्लाइज पुल इज इजियर देन पुश। So pull is easier than push। अब ऑब्वियसली बात है, ये जनरल कंक्लूजन है अगर हम एक एंगल ऊपर से इंपोज करते हैं ऐसे ही फोर्स लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है, और खींचते वक्त भी ऐसे लेके जा रहे हैं हम, रस्सी बांध के ऊपर दबान के लेके जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। यही मान लीजिए ऑपोजिट होता, मतलब मैं धक्का नीचे से मारता, ठीक है, और खींचता भी नीचे से, तो उस सिनेरियो में ऑब्वियसली केस उल्टा हो जाता, क्योंकि एफ अगर नीचे से लगता पुश करता तो सिनेरियो में एक फोर्स का वेक्टर ऊपर की तरफ आता, कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल आता, ठीक है, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। ये एक सिनेरियो है, एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मैं डिस्कस कर, ठीक है। पुश इज easier than pull is easier than push in this particular criteria. Everyone okay with this? Sir, writing. Yeah, okay. जल्दी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ये लिखो, फिर मैं आपको थोड़े से फंडे समझाता हूँ। The types of friction will come up now, ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को भी देखते हैं इसके बाद, और वो एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, push part written. Okay. Good enough. Okay. Now, what exactly is like? What are the category of friction? अभी तक हम इतना बात समझे कि ठीक है यार, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाओ, काम हो गया खत्म, ठीक है। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए एकदम सीधी बात है, म्यू एन लगाओ, काम हो गया, अगेन खत्म। अच्छा, अभी कॉमन प्रॉब्लम याद करते हैं। अगर आप किसी भारी चीज को धक्का मार रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में उसको धक्का मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया तो कंपैरेटिवली कम जोर लगता है जब वो रुका हुआ था। सही कंक्लूजन बोला, ठीक है। इस सिनेरियो को हम लोग बुलाते हैं, इसका मतलब वैरायटी है, फ्रिक्शनल फोर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंजेस है, तो वैरायटी का मतलब हुआ दो तरह के हमारे पास टाइप्स आती है फ्रिक्शन की, उसमें एक कैटेगरी है स्टैटिक और एक है काइनेटिक। तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। I'll actually write types of frictional coefficients. इसमें दो तरह के टाइप है, मतलब पहला आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, सेकंड काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। दोबारा बोलूंगा, स्टैटिक कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। म्यू एस विल बी एप्लीकेबल when object is at rest and mu k will be applicable
when object is in motion, ठीक है, when object is in motion तो म्यू के लगेगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो म्यू एस लग रहा है। अब तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? सो म्यू एस इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। बेटा क्या होता है कई क्वेश्चंस में ना म्यू एस और म्यू के गिवन दिया होता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दोनों के दोनों बराबर है। ऐसे सिनेरियो में दोनों की वैल्यूज इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अब ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, एंड मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अगर मैं मुझे कोई बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालिए तो मैं कहूंगा म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और वहीं अगर आप मुझसे बोलें कि काइनेटिक फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू कितनी है तो मैं लिखा दूंगा म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। फॉर्मूला डजंट चेंज, बस म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। स्टैटिक की बात करो तो म्यू एस लगा दो, मोशन की काइनेटिक की बात करो तो म्यू के लगा दो। दैट्स हाउ इट गोस। करेक्ट है, म्यू एस और म्यू के हिसाब से एफ एक्स और एफ के हमारे को मिल गया। एक लाइन यहां पर मैं लिख रहा हूं, एंड दिस लाइन इज नोन एज static frictional force, static frictional force is a self-adjusting force। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, चलिए समझाते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, फिर फटाफट मैं आगे चलता हूं और मैं आपको फिर टैबुलेशन से कुछ चीजें समझाऊंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये टर्म का क्या मतलब है, सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है? देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टैबुलेशन बनाता हूँ, तो बिफोर आई गेट ऑन टू द टैबुलेशन मैं एक डायग्राम फटाफट बनाता हूँ। मान लो there is a block of mass, let's say sorry, mass let's say 10 kgs, and here I am giving a force of F। ठीक है, मैं भी F फोर्स चेंज करूंगा तो मैं इसलिए F ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, there's a frictional coefficient दिए हुए हैं, तो म्यू एस दिया हुआ है 0.5 एंड म्यू के दिया हुआ है 0.4। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कितनी होगी, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.5 into 100, so the answer should be 50 न्यूटन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू होना चाहिए म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 0.4 into 100, दिस शुड बी इक्वल टू 40 न्यूटन। करेक्ट है, 50 और 40 लग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बॉक्स है जो 10 केजी का है, मैं उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे पता है कि पहले सिनेरियो में 50 न्यूटन स्टैटिक केस में 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है, और काइनेटिक में मोशन वाली सिनेरियो में वो 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू है। अब मैं यहां पर आपको सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब समझाता हूं। आप इतना तो समझते ही हैं कि किसी भी सिनेरियो में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू या डायरेक्शन यही रहेगा। करेक्ट है एवरीवन, ओके विद दिस राइट? ठीक है जी, तो चलो मैं एक बात करता हूं, मैं इनमें टैबुलेशन बनाता हूं फटाफट।
तो भैया ये लो, गिवन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब पहले नंबर लेके आता हूं और मैं 10 न्यूटन फोर्स देता हूं। अब जरा ढंग से सुनना, सेल्फ एडजस्टिंग समझ आएगा। पहला कितना है? 10 न्यूटन फोर्स दी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है? देखो अभी तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, स्टैटिक था तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट लगेगा। एक बार मोशन में आ जाएगा तो 40 लगाऊंगा। करेक्ट है ना? ये बात तो समझ में आई है सबको कि काइनेटिक और स्टैटिक का मतलब क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाए। अब बताओ मुझे, जब मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 10 न्यूटन फोर्स होगा। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक की वैल्यू कितनी है? 50। लेकिन जो ऊपर लाइन लिखी है, अब जरा समझो। अब आप जानते हो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा तो रिएक्शन भी तो 10 ही आएगा, फ्रिक्शन में 10 ही आएगा, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 50 हो जाती तो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता और वो 50 वापस आता, तो मतलब नेट फोर्स 40 हो जाती, मेरे ऊपर से निकल जाता ऑब्जेक्ट। तो वो तो गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैंने 10 लगाया 40 से वापस हो गया, पागल हो गया। ऐसे तो किसी पत्थर को धक्का ही नहीं मारेंगे हम कभी, क्योंकि तुम थोड़ा सा धक्का मारो चुप तुम्हारे ऊपर आएगा पूरा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो वहां पर क्या कंडीशन लग रही है? यहाँ पर ये केस है कि भाई हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है। तो एक चीज यहाँ पर और मैं नोट डाल के लिख देता हूं, एफ एफ एस वैल्यू is limiting frictional force. Is limiting value of static frictional force. तो ये कहता सेल्फ एडजस्टिंग का बेटा मतलब ही ये था। नोट को जरा बॉक्स में डाल देना, ठीक है? लिमिटिंग केस है ये, लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब अगर आप 50 न्यूटन तक, आप जितना उससे कम में जितना भी फोर्स देंगे, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक 50, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, फिर लिमिटिंग वैल्यू तक आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना रिएक्शन पाएंगे। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही रहेगी, सेल्फ एडजस्टिंग है। आप 10 लगाओ तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 10। क्योंकि जब तक आप 50 क्रॉस नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन छोड़कर मोशन में नहीं आएगा। सही बात है ना? जब तक आप लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस, लिमिट है ना, जब तक आप लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कार चला रहे हो, 50 की स्पीड तक चलना है, 50 की स्पीड से नीचे हो तो चलान नहीं कर सकता, कट जाएगा बस। तो लिमिटिंग वैल्यू है। तो 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स का रिएक्शन है, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। 20 न्यूटन फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू आएगा, एक्सेलरेशन आएगा 0। सही बात है? 50 एक मैक्सिमम वैल्यू है। यस, 50 मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है? थर्ड, 30 न्यूटन लगाइए, 30 न्यूटन 0। 40 न्यूटन लगाइए, 40 न्यूटन आया, अब ये भी 0। अब मैं फिफ्थ केस जानबूझ के ले रहा हूं। अब मुझे जरा कंफ्यूजन शुरू हो गई, क्योंकि काइनेटिक का वैल्यू भी दिया हुआ है 40। अब मैंने लगाया 45 न्यूटन। अब जरा बताओ क्या होगा? क्या मैं 40 लगाऊं या 50 लगाऊं? क्योंकि दोनों वैल्यूज है, मेरे पास 50 भी है, मेरे पास 40 भी है, तो मैं कौन सी लगाऊं? यहां पर आएगा बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, जब तक आप मोशन में नहीं आते तब तक आप काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यूज नहीं कर सकते। आप तब तक, जब तक स्टैटिक सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। तो हेंस आपकी क्योंकि वैल्यू 50 न्यूटन है स्टैटिक की, तो आप अभी तक रेस्ट में ही है, तो आपका रिएक्शन उतना ही रहेगा। 6 50 लगा दो, 50 ही रहेगा। ओके, नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कमिंग अप। जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं, लो 51 न्यूटन लिया, जैसे ही हमने उसको क्रॉस किया क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। ऑब्जेक्ट मोशन में आते ही मतलब क्या हुआ?
अब आपकी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू स्टैटिक नहीं रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन को छोड़ चुका है। अब क्या हो जाएगा, सडनली आ जाएगा वो सिंस इट्स इन मोशन, तो मोशन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाता है, हेंस आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, द आंसर इज 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया बेटा क्या किया मैंने, जैसे ही हम लोग स्टैटिक सिचुएशन छोड़े हैं हम लोग काइनेटिक मोशन में आ गए। अब तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फोर्स कम कर दी, देखो 70 80 90 कितना भी करता जाऊंगा 40 ही रहेगी। अब मैंने क्या किया, मैं 45 पे आ गया। सिंस ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अभी भी कितना लगेगा, 40 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू नहीं देखनी है, स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक सिचुएशन में देखनी है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब उसको 50 क्रॉस करना है, जब वो मोशन में है तो उसको 40 के ऊपर रखना है अपने आप को बस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0.5। अब मैंने एक छोटा सा कारनामा फिर से किया, मैंने 40 तक ले गया। अब 40 पे 40 आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। ऑब्जेक्ट फिर से रेस्ट में आ गया। अब आप एक काम करो, फिर से 45 ले आओ, फिर से 45, आंसर इज स्टिल 0। This tabulation gives you the entire concept over here. ये tabulation में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, कभी भी रिवाइज करना हो तो tabulation समझ लीजिए, आ जाएगा काम। दोबारा बोल रहा हूं, आप जब तक रुके हुए हैं तब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप स्टैटिक वैल्यू को क्रॉस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया मोशन में। एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो आप काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को यूज करेंगे, तब तक यूज करेंगे जब तक ऑब्जेक्ट फिर से रेस्ट में नहीं आया। आपने फोर्स इतनी कम कर दी कि ऑब्जेक्ट फिर से रेस्ट में आ गया, बैम, इट्स अगेन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कूल इनफ? यस आरव? सर इफ वी आर ऑन द सेम सरफेस, मतलब अगर हम एक ही सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होनी चाहिए तो उन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए ना। और ऐसा तो मैं समझा पॉसिबल ही नहीं। है कि, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर हम एक ही सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो कोएफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का, उन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए ना सर। उन दोनों को इक्वल होना चाहिए, हाँ मतलब अगर आपको नहीं दिया हुआ तो फिर एक ही वैल्यू दी हुई है तो समझ लो दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो फिर तो कंडीशन ही खत्म होगी, तो आपको 50 के ऊपर रखना है क्योंकि आपको एक ही न्यू गिवन दिया हुआ है 0.5। इसका मतलब स्टैटिक काइनेटिक दोनों का वैल्यू 0.5 ही है। ओके सर। समझ आया? यस सर। कूल इनफ गाइस, बस ये समझना है। यहां से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि स्टैटिक और काइनेटिक का प्राइमरी रिलेशन क्या है। ठीक है, ये प्लीज एवरीवन ड्रॉ द स्टेबुलेशन, और मैं इसके बेस पे ग्राफ भी बना देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ग्राफ पे आ जाता है तो पता होना चाहिए कैसे करना है। ओके, लिखे एवरीवन, आगे बढ़े। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, ओके 2 मिनट्स प्लीज, जल्दी लिख लीजिए। इसी के ऊपर एक ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर हमें ये समझना है, अभी तक आप ये समझ चुके हैं, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका, जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आपका, सॉरी जैसे जैसे आपका गिवन फोर्स बढ़ रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आप स्टैटिक लिमिट, मतलब लिमिटिंग फोर्स तक नहीं पहुंचते। जैसे आप लिमिटिंग फोर्स क्रॉस करते हैं उसके बाद वो मोशन में आ गया तो काइनेटिक में रहेगा। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं,
ग्राफिकली फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस गिवन फोर्स, गिवन फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा, सॉरी, जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेट्स कंसिडर दिस, दिस बी द पॉइंट ऑफ ये आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। जैसे ही आप लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस करेंगे उसके बाद क्या होगा? जितनी मर्जी फोर्स बढ़ाते रहो आप काइनेटिक स्टैटिक वाला वैल्यू यूज करने वाले हैं। हेंस द ग्राफ डिप्स इन। ये जो वैल्यू है, दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। उसके बाद आप जितना मर्जी गिवन फोर्स बढ़ाते रहो आप काइनेटिक के बराबर में रहोगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एक ही म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ, तो आप यहीं से ऊपर स्ट्रेट लेके जाएंगे और उसका सीधा ग्राफ बना देंगे। लॉजिकली समझिए, 50 न्यूटन अगर लिमिटिंग वैल्यू हो और 50 ही आपका काइनेटिक भी है तो स्ट्रेट ग्राफ रहेगा। लेकिन अगर वही अगर डिप कर रहा है तो मैंने ग्राफ को नीचे कर दिया। That's it, nothing much. Everyone okay with this? Cool. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स ट्राई एंड डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन। ओके, so the question goes like this. पहला सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक बोली बना देते हैं। यहां बॉक्स डाल देते हैं, लेट्स से 10 kg। यहां बॉक्स बना देते हैं 20 kg। या म्यू का वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0.2, ये दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका लोड कितना लगेगा? 100 न्यूटन। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। अब यहाँ पर बेटा देखो, देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल वैल्यू का फोर्स का वैल्यू क्या होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सिंस दोबारा बोल रहा हूँ, मोशन में हो या स्टैटिक हो, इस सिचुएशन में क्योंकि म्यू का वैल्यू दिया हुआ तो बराबर है, तो आपको भी सोचना नहीं कि ये तो मूविंग है सर तो काइनेटिक नहीं दिया तो उसका मतलब बराबर है। ठीक है, तो म्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा? 200। ये कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। करेक्ट है। तो अब इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। So 100 minus t is equal to 10a. Object is moving down with an acceleration a and overhead is going ahead with an acceleration a. वहीं दूसरे सिनेरियो में देखा जाए
P minus 40 is equal to 20 है। ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 60 is equal to 30 है, so acceleration will be equal to 2 meter per second। बाई चांस किसी ने टेंशन निकालनी तो टेंशन भी निकाल सकते हैं। 40 plus 20 है, so the answer is 18 न्यूटन। टेंशन इज इक्वल टू 18 न्यूटन। खत्म हो गया काम। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन कैसे टैकल करना क्लियर हुआ? ओके क्वेश्चन ऑफ देर, इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको सिमिलर टाइप का, तो ट्राई करिए। ओके या ओके ठीक है, मूविंग अहेड। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत है भाई, आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी संभल के करेंगे, समझ के करेंगे। प्राइमरली आपने जो क्वेश्चन पिछले चैप्टर तक पढ़े हैं वही क्वेश्चंस हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस फ्रिक्शन एडअप हो गया। एक नया कंपोनेंट सिस्टम में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको हम लोग फ्रिक्शन बुला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आ कर रहे हैं। Let's do this. ये रहा ग्राउंड सर्फेस, यहाँ से स्ट्रिंग इधर आ रही है, यहाँ से स्ट्रिंग इधर आ रही है, नीचे स्ट्रिंग जा रही है, नीचे स्ट्रिंग जा रही है, और दोनों जुड़ी हुई है एक ब्लॉक के साथ। तो ये ले लो ब्लॉक सी, ब्लॉक ए, ब्लॉक पी, ये 4 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, सॉरी 8 kg का ब्लॉक, और ये है 20 kg का ब्लॉक। तो ये कह रहा है ब्लॉक बी इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। एंड ए का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 दिया हुआ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। ए और बी जो सी से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो सेम है? क्या क्या क्या? तो जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ए और सी के, हाँ जो हाँ, अटैच है सी से, वो दोनों सेम है ना? नहीं नहीं, सही किसे है? ए से जो सी पर अटैच है वो एक अलग स्ट्रिंग है, सी से बी पर अटैच है वो एक अलग स्ट्रिंग है। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मान लीजिए ये टेंशन T1 दी हुई है, ये भी टेंशन T1 हो जाएगा, स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन अलग है, ये भी T2 हो जाएगा।
अब देखो सेकंड सिनेरियो तो बहुत ही सिंपल है, तो T2 इज इक्वल टू 8a आ जाएगा बेटा। यहाँ पर एक्सेलरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंस तीनों सिस्टम कनेक्टेड है, तीनों की एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए। बस यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, T2 इज इक्वल टू 8a आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर देखो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो 0.2 इंटू 40, so it is 8 newtons. That implies T1 minus 8 is equal to 4a. करेक्ट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और एक इसकी बना देते हैं, वो होगा 200 minus T1 minus T2 is equal to 20a। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन 3, लेट्स डू दिस वे कि 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, T1 plus T2 minus 8 is equal to 12a। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब 4 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। 4 plus 3 क्या मिलेगा, प्लस T1 प्लस माइनस T1 कैंसिल, प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस, मैंने कुछ गलती तो लिखी नहीं है, ठीक है, 200 माइनस 8 इज इक्वल टू 32a। so 192 इज इक्वल टू 32a। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 192 by 32, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो T1 T2 निकाल दो, हो गया काम यार, तो मुश्किल ही नहीं था। तो T1 इज इक्वल टू कितना है, 8 प्लस 4 है, 8 प्लस 4 इंटू 6 तो 24, 32 बिल्कुल। और T2 कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ही। लो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, T2 भी मिल गया, T1 भी मिल गया, T2 T1 A सब मिल गया। क्वेश्चन समझ में आया, बट ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बाद और करा दो। अलग अलग सिनारियो समझा रहा हूँ, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा हाउ एग्जैक्टली दिस इंटायर कॉन्सेप्ट वर्क्स। एक वैरायटी का और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Anyone got this? Yes, sir. Should I move ahead? ठीक है, couple of more questions and that will give you the entire concept, glance to the entire concept how exactly the things are working around. So ठीक है, मैं पिछले कॉन्सेप्ट को सबको लिंक अप कर रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां पर एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग सिनेरियोज बना देंगे। ये मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, 10 kg का ब्लॉक है और इसके सामने हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन दी ब्लॉक एंड दी सरफेस इज 0.5 इटसेल्फ। थोड़ा कम ले लेते हैं, बार 0.5 लेगा, 0.3 ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला केस आ गया, ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं।
फिर से 10 kg ब्लॉक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ये लगा रहा हूं मैं फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, अब आपका बी केस है, फ्रिक्शन सेम है बेटा, म्यू इज इक्वल टू 0.3 इटसेल्फ। सी पार्ट भी ले लेते हैं, सेम सिचुएशन, टेन केजी ब्लॉक, फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद एन एंगल, विद द सेम एंगल लेट्स से। तीनों क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन ऑल द थ्री केसेस। ठीक है, तीन केसेस बना दिए। अब तीनों केसेस में हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से थोड़ा सा एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितने इन्फ्लुएंस के अंडर हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स अंडर ईच केस कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स किसके वजह से निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। हमको पता है जनरल क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, बस वही करना है। हम लोग लगा देंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तीनों सिनेरियो में पहला केस सोल्व करते हैं लेट्स से। ठीक है, केस ए, ये जनरल फॉर्मूला जो हम लोग हर केस में लगाने वाले हैं। केस ए, बेटा केस ए में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अच्छा एक काम करता हूं, हर केस में फोर्स का वैल्यू दे देता हूं। गिवन F is equal to 100 न्यूटन्स, गिवन F is equal to 100 न्यूटन्स, हर सिनेरियो में F का वैल्यू 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो पहले केस में एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इक्वल टू F। ठीक है, तो पहली बात ये क्या होगी, FF इज इक्वल टू 0.3 इंटू F, मतलब 0.3 इंटू 100। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स आया दोस्तों, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। अब इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 माइनस FF इज इक्वल टू MA। मतलब या मैं ऐसे लिखने की बजाय पहले मैं सिर्फ नंबर्स नहीं लिख रहा हूं, मैं mg लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 10A। एक्सेलरेशन कम्स डाउन टू बी एज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, एक केस समझ में आया, 7 कैसे आया एवरीवन, वेरी सिंपल। सिंस जितना एक्शन लग रहा उतना रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नथिंग मच। ठीक है, ए पार्ट सॉल्व हो गया, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में देखेंगे फोर्स लग रही है 37 डिग्री में ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसे केस में सबसे पहली बात क्या आएगी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, तो ये कितना होगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा नीचे की तरफ, वो कितना बनेगा F sin थीटा। ठीक है, उसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वो भी दिखेगा हमें 100, but there will be a frictional force acting opposite to the motion, so that is equal to FF। तो लो भाई, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बी पार्ट भी सॉल्व करते हैं, यही कर देते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब बी पार्ट में बेटा एक्शन कितना है, F dash is equal to F cos theta, so primarily F dash is nothing but normal reaction itself, correct ना। एक्शन कितना है F cos थीटा, तो रिएक्शन भी उतना ही मिलेगा। F sin थीटा एक कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया F cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू F 100 cos 37, द आंसर इज 18 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये आ जाएगा 0.3 इंटू 80, द आंसर इज 24 न्यूटन।
अब देखो जरा एक्शन कितना आएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा माइनस एफ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्या किया मैंने, mg प्लस एफ साइन थीटा माइनस एफ एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, वेट प्लस फोर्स माइनस फ्रिक्शन विल गिव यू द नेट एक्सेलरेशन। मतलब 100 प्लस 100 इंटू साइन 37 minus 24 is equal to 10 into A. So 100 plus 60 minus 24 is equal to 10A. So acceleration will be equal to 160 minus 24 by 10. कितना आएगा, 136 upon 10. The answer is 13.6 meter per second. Everyone okay with this? ठीक है बच्चा, सिमिलर केस आएगा बेटा ऊपर भी। सिमिलर केस यहां पर भी आएगा। इधर क्या आएगा, इधर लग जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा एफ साइन थीटा, वेट लगेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे तो पता नहीं है अभी कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट, देखते हैं, एमजी लगेगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब क्या होगा बेटा देख लो, 37 ही है तो सी पार्ट भी, सी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एफ कॉस थीटा, फिर से वही बात, 100 इंटू कॉस 37 दैट इज 80 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.3 इंटू 80 दैट इज 24 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। अब देखो बेटा क्या होगा, mg माइनस एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। देखो बेटा सेम सा क्वेश्चन है, सेम फोर्स है, लेकिन सिर्फ एंगल्स चेंज कर रहे हैं, तो सब वैल्यूज किस तरीके से करस्पॉन्डिंगली चेंज हो रही है, हम लोग हमारा कंसर्न वो है। अब mg कितना है, 100 माइनस 100 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5 100 minus 60 minus 24 is equal to 10A. Acceleration will be equal to 16 by 10. So the answer is 1.6 meters per second. मान लो आपका गिवन फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता, अच्छा एक मिनट बात सुनो, मान लो आपका एफ साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होता mg से, तो क्या होता, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर नहीं नीचे लगती, जहां ऊपर की तरफ डायरेक्ट किया वहां ऊपर नहीं नीचे की तरफ लगती, समझ रहे हो, क्योंकि एक्शन में आपका वो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिलेटिव मोशन को देखिए, इसीलिए सिखाया था रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। आपने फोर्स नहीं देखनी, वेट भी लग रहा है, लेकिन सिंस रिलेटिव मोशन नीचे, सॉरी ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है एवरीवन, नोट कर लीजिए, बी अगर किसी ने नहीं नोट किया उनके लिए भी है। डायग्राम पहले नोट कर लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं सबको, आराम से नोट कर लो, पहले डायग्राम समझ लीजिए। एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो हम लोग नीचे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। किसी ने बाई चांस डायग्राम मिस कर दिया तो प्लीज have a look. It is important to understand this, how exactly it is working. That's it. Cool. One last question for the for this concept for the day. ठीक है, ये नोट करना है, कर लीजिए प्लीज, मैं क्या करके दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा सूडो फोर्स और फ्रिक्शन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, किसी का ये रह गया तो प्लीज ये भी नोट कर लीजिए। And we'll do one more problem for the day, and this will be a really interesting problem. ठीक है, बहुत मजेदार सी क्वेश्चन है। And then in the next lecture हम थोड़े से HCV के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, एंड प्लस एक कॉन्सेप्ट में को आपको और बताना है, मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, एंड दैट्स टू ब्लॉक सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट मतलब दोज टॉपिक्स जिसमें students get confused a lot. Don't worry, we'll take care of it, and I'll give you a easier concept and method to understand those type of questions too. Right, let's do a question onto this now. आखिरी क्वेश्चन, एक काम करते हैं, फ्लोर पे मैं सीधा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, मैं इतना लंबा क्वेश्चन है क्योंकि उतना लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा क्या करना है क्वेश्चन। ऐसे ब्लॉक बन गए दो, ठीक है, इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं M2, इस ब्लॉक का नाम देते हैं M1, और दिस इंटायर थिंग इज मूविंग अहेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/7, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस, यहां का म्यू आपको फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि M1 इज इक्वल टू 7.5 टाइम्स M2, M1 is 7.5 times M2. Right? So how to solve this question? Very interesting problem. तो आज की प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and then I will observe it. Right? So M1 is equal to 7.5 times M2. Cool. So let's try to understand and analyze this now. देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पूरे इंटायर सिस्टम को आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं g/7 से। इसका मतलब इन एक्चुअल देयर आर टू blocks, both are experiencing a pseudo force with an acceleration of g/7 in this particular direction. करेक्ट है? जो रेड से बनाया है वो और कुछ नहीं बल्कि pseudo force एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहां पर देखा जाए तो मेरे को अगर g/7 मिल गया तो मैं एक्शन मिल गया, मेरे को M2 ब्लॉक के लिए एक्शन मिल गया, करेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को मैं अगर पर्स को यहां रखूंगा तो फिसल रहा है, लेकिन आगे मूव करा सकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो जब तक मैं मोशन में हूं तब तक हम फिसल नहीं रहा है। जैसे ही मैं हाथ छोड़ता हूं वो नीचे आ जाता है, क्यों? क्योंकि एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है, जिसकी जो ऊपर की तरफ उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बच्चा, ये लगा लो टेंशन T, ये लगा लो टेंशन T, तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई कि T इज इक्वल टू M1 इंटू g/7, करेक्ट है। M1 which is nothing but 7.5 times of that, M1 g/7 can also be written as 7.5 M2 g/7, that can also be written as 15 M2 g/14, क्योंकि 7.5 आ गया, ठीक है, 7.5 को मैं 15/2 लिख रहा हूं, करेक्ट। तो मैं बस एक आंसर आ गया, T का वैल्यू आ गया, वही T नीचे की तरफ, अब आप सेकंड सिनेरियो में भी लगा सकते हैं। अब आप जानते हैं टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स mg/7 होगा, सॉरी M2 पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो mg/7 होगा ना, एक मिनट, M2g/7। सब कुछ रेस्ट में है, वो यही चाहता है कि कैसे वो रेस्ट में रहे, कितना म्यू आएगा ताकि वो रेस्ट में रहे। सी द T का वैल्यू इज इक्वल टू दैट, तभी वो बराबर में है। अगर टेंशन T इतनी है और उधर भी M1 g/7 तो लग ही रहा है,
वो दोनों इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे? मैं एमए नहीं लिया, आप देखो जरा, आई एम नॉट मूविंग दिस विद एन एक्सेलरेशन a dash, नो, दिस टेंशन इज एक्चुअली इक्वल टू द सूडो फोर्स एक्सपीरियंस, तभी वो रुक गया। अब वही रेस्ट सिचुएशन यहाँ पर बनाएंगे, तो हम लोग यही बोलेंगे कि भैया T माइनस m2g माइनस म्यू m2a इज इक्वल टू 0। करेक्ट, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो सिनेरियो में हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग बोल देंगे T इज इक्वल टू m2g प्लस म्यू इंटू m2g/7, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब टेंशन T जानते हैं कितना है? 15 m2g/14, तो 15 m2g/14 इज इक्वल टू m2g प्लस म्यू m2g/7। तो देखा जाए तो m2g और m2g कैंसिल हो गया, मेरे को क्या मिल गया? मुझे मिल गया 15/14 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू/7। दिस इम्प्लाइज मैं 1 को उधर ले जाता हूं, तो म्यू/7 is equal to 15/14 minus 1, that is equal to 1/14. So μ/7 is equal to 1/14, that is equivalent to mu is equal to 1/2, 0.5, and that's the answer to this particular problem. ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने? You can note it down, and this is entire concept which we have studied so far. हम लोगों ने हर concept को पिछले पढ़े हुए कोर्सेज के चैप्टर को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की है।